Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Hope you all will be in best of your health. Or you know why I am dressing blue today? Because कि आज मैं एक स्टेटमेंट से अपने लेक्चर का आगाज करना चाहता हूँ. बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट है. I am blue without you. What is meant by this statement? इसका मतलब ये है कि जो आप सब लोग हैं वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है. अगर आप नहीं होंगे तो मेरे साथ वही हाल होगा या मेरा वही हाल होगा जो मेरा ऑक्सीजन के बगैर होता है. राइट? हमारे चेहरे की तमाम रानाई, तमाम चमक, ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन की सप्लाई के साथ है. अगर मेरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो मेरा कलर रेड नहीं रहेगा बल्कि वो ब्लू हो जाए. सो आई थिंक कि पहला पीस ऑफ स्टेटमेंट पढ़ते होंगे आई एम ब्लू विदाउट यू, लेकिन आपको इसकी एसेंस नहीं पता होगी. बट नाउ यू नो वेरी वेल कि आई एम ब्लू विदाउट यू का मतलब ये है कि यू आर एज इसेंशियल एज ऑक्सीजन इज फॉर मी. दैट इज आई कांट सर्वाइव विदाउट यू. सिमिलरली आपने एक और इंग्लिश की कोटेशन पढ़ी होगी, अ फिश आउट ऑफ वाटर. इसका मतलब यह है कि आप इंतहाई प्रॉब्लम में आ गए. राइट? यानी कि जो हाल मेरा ऑक्सीजन के बगैर है वही हाल उस पर्टिकुलर फिश का पानी से बाहर आने के बाद होता है. सो अ फिश आउट ऑफ वाटर, डेफिनेटली हम इन्हीं दो बातों को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. और आज चैप्टर नंबर 13 है और चैप्टर नंबर 13 का नाम है गैशियस एक्सचेंज. इसमें बड़ी मज़े की बातें होने वाली हैं. आए इन सारी मज़े की बातों के लिए व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं. यस माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई हैव written for you in different style today learning objectives. First of all, what is the need of gaseous exchange? फिर हम देखेंगे कि what are the different levels of gaseous exchange, and then we will understand the definition, and then we will discuss the advantages of respiration in air over water, and then we will see why respiration in air is better or quicker or swift than in water. And in the second half of the board we shall discuss the gaseous exchange in plants. So let's move to the first topic. What is the need? What is the need? I am blue without you. राइट? यही हम टॉपिक का आगाज कर रहे हैं कि आखिर इसकी ज़रूरत क्या है. तो यू नो वेरी वेल माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं. जनरली बात कर रहे हैं, वन ऑफ देम आर प्लांट्स एंड अदर वन आर एनिमल्स. मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ. ये दोनों के दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, जो प्लांट्स हैं वो ज़मीन की अथाह गहराइयों से पानी को लीव्स की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं. अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि आप 2-3 बकेट्स पानी ग्राउंड फ्लोर से थर्ड फ्लोर पे लेके जाएं और वो भी दिन में कोई शायद 2-3 दफ़ा ही, तो डेफिनेटली आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे. ये वाला काम प्लांट्स पूरा शब रोज़ करते रहते, डे टाइम पे भी, रात के टाइम पे भी. तो इट इज़ अ ह्यूज एक्टिविटी. सिंपल सी बात नहीं है कि आपने ज़मीन की गहराइयों से पानी को उठाना है और उसे कहाँ पहुँचा देना है, लीव्स तक. तो इट डिमांड्स लॉट मोर एनर्जी. सिमिलरली आप लोगों ने उस पर्टिकुलर वाटर से बनने वाली फूड को, जो कहाँ बनी है स्टूडेंट्स, लीव्स में, और आपने उसे ट्रांसपोर्ट करना है टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. डेफिनेटली वी हैव टू हैव सम कैरियर्स. तो हमें बहुत एनर्जी चाहिए. इस तरीके से प्लांट, although they are very simple, but they are doing lot more biological activities. They are living entities, and living entities are doing lot more biochemical activities even at cellular level. तो हर एक रिएक्शन के लिए हमें क्या चाहिए है, एनर्जी चाहिए. राइट? और एनर्जी
ऑक्सीजन के बाहर प्रोड्यूस नहीं हो सकती। अगर मैं आपकी बात करूं, यू नो वेरी वेल कि आप भी एक सोशल एनिमल हो। आपके ख्याल में वो कौन सा काम है जो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं? तो आप शायद प्रॉम्प्टली आंसर करेंगे कि सर शायद पलक झपकना, राइट। लेकिन अब यकीन करें कि अगर आपके पास ऑक्सीजन नहीं है तो आप पलक भी नहीं झपक सकते। आपने डिफरेंट मूवीज में देखा होगा कि जब कोई शख्स मर जाता है तो उसकी आंखें कोई दूसरा बंद करता है, इवन उसमें आईज को ब्लिंक करने की एनर्जी भी नहीं होती। तो आप इमेजिन करें कि आप इस सिंपल से एक्टिविटी से आगे कितनी किस्म की कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज कर रहे हैं, जिसमें मेरी जबान का चलना, मेरे हाथों की मूवमेंट, राइट, मेरे ब्रेन का मेरी जबान से कोऑर्डिनेशन, मेरे मसल्स का, मेरे हाथ का मेरे ब्रेन से कोऑर्डिनेशन, लॉट मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ये सारी एक्टिविटीज तभी पॉसिबल हैं कि जब मेरी बॉडी में एनर्जी होगी। और एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए मुझे, आपने मेरे लास्ट लेक्चर में, जो मैंने लास्ट टाइम मैं लेक्चर पढ़ाया था, उसमें आपको याद होगा कि हमने यही वाली बात की थी कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है बाय मींस ऑफ 3 प्रोसेसेस। वन ऑफ देम वाज ग्लाइकोलाइसिस, अदर वन वाज लिंक रिएक्शन एंड थर्ड वन वाज क्रेब्स साइकिल। और इवेंचुअली इन तीनों चीजों से प्रोड्यूस होने वाले NADPH2 और ATP इवेंचुअली क्या प्रोड्यूस कर रहे थे? डेफिनेटली ATP, राइट। तो जरूरत है हमें अपनी एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए किस चीज की? एनर्जी की। और एनर्जी कभी नहीं आ सकती विदाउट व्हाट? ऑक्सीजन। तो इसलिए ऑक्सीजन का मेरी इस बॉडी में पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए हम आगे चलते हैं। अब इन सारी की सारी एक्टिविटीज के लिए हमने क्या बोला था कि एक्टिविटीज के लिए मुझे क्या चाहिए है? एनर्जी। तो इसी चीज को बेस बना के हम लोग क्या बना रहे हैं? डेफिनेशन बना रहे हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्या है मेरे पास कि हमारे पास गैसियस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो हमारी बॉडी है इट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, ठीक है, गिव्स ऑफ CO2 एंड हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम फूड मॉलिक्यूल्स या सिंपल फ्रॉम फूड। तो ये जो मेरे पास एक प्रोसेस है, इसे हम क्या बोलते हैं? जाहिर है गैसियस एक्सचेंज। अब जो गैसियस एक्सचेंज है स्टूडेंट्स, वो 2 डिफरेंट लेवल पे चल रहे हैं। हम अब यहां पर पहुंच गए लेवल्स पे, राइट। तो अगर मैं लेवल की बात करूं तो मेरे पास रेस्पिरेशन 2 डिफरेंट लेवल्स पे हो सकती है। नंबर 1, एट ऑर्गेनिज्मल लेवल, यानी कि अगर आप लोग पूरी अपनी बॉडी की बात करें तो जाहिर है मेरी पूरी बॉडी CO2 ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर रही है और CO2 गिव ऑफ कर रही है। ये मैं पूरे लेवल की बात कर रहा हूँ। लेकिन यू नो वेरी वेल कि मेरी पूरी की पूरी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई करने वाले ऑर्गन का नाम क्या है? लंग्स। तो इसका मतलब ये होगा कि मैं इसे ऑर्गेनिज्मल लेवल से ऑर्गन लेवल की रेस्पिरेशन भी कह सकता हूँ कि जो ऑक्सीजन है वो मेरे सिर्फ लंग्स में जा रही, राइट। सवाल ये है कि अगर ऑक्सीजन मेरे लंग्स में जा रही है तो वो इस्तेमाल कहाँ हो रही है? तो उसका समझ लीजिए हम लोगों ने अभी कि ये ऑक्सीजन बेसिकली इस्तेमाल होगी टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और उसमें प्रोड्यूस होगी CO2। अब मैं रेस्पिरेशन क्यों कर रहा हूँ? टू हार्वेस्ट एनर्जी गेन करने के लिए। तो इसलिए हम ऑर्गेनिज्मल लेवल के अलावा जिस लेवल को फोकस करेंगे वो है नंबर 2 लेवल। और वो नंबर 2 लेवल क्या है? सेलुलर लेवल, राइट। ये भी आपसे कोई अब ढकी छुपी बात नहीं है कि जो ऑक्सीजन मैं अपने लंग्स में से लूंगा उसको मैं कहां डाल दूंगा? डेफिनेटली ब्लड में। अब ब्लड इस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू द ऑल बॉडी सेल्स, सारे बॉडी के सेल्स को सप्लाई कर देगा। हर सेल, आपको याद है हमने एक लिखी थी लास्ट लेक्चर में भी कि हर सेल क्या करेगा? नॉट ओनली ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा बल्कि वो C6H12O6 ग्लूकोज भी एब्जॉर्ब करेगा। और ये वाली ऑक्सीजन जब ग्लूकोज को ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजारेगी तो उसके रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा? जाहिर है स्टूडेंट्स CO2 प्रोड्यूस होगी और वाटर प्रोड्यूस होगा और सबसे अहम चीज कि मेरे पास प्रोड्यूस होगी व्हाट? ATP, राइट। तो ये है बेसिकली ऑर्गेनिज्मल लेवल की रेस्पिरेशन और ये जो हमने लिखी है इट इज कॉल्ड एज सेलुलर लेवल ऑफ रेस्पिरेशन।
अब जो ऑर्गेनिज्मल लेवल ऑफ रेस्पिरेशन है हम उसे क्या नाम देते हैं? हम इसको नाम देते हैं स्टूडेंट्स व्हाट? सिंपल ब्रीदिंग। वी नेम इट एज, मैं इसे बाहर निकालूं आप लोगों के लिए, वी नेम इट एज ब्रीदिंग। इसे हम लोग ब्रीदिंग का नाम देते हैं, राइट? और ये जो सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन हो रही थी उसको हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स? उसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन। इट इज सिंपल ऑक्सीडेशन बिकॉज वी आर गोइंग टू हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम द फूड पार्टिकल्स यूजिंग दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। तो ये हो गया मेरे पास सेकेंड स्टेप के आखिर हम ये प्रोसेस क्यों कर रहे हैं और इससे कितने लेवल्स हो रहे हैं हमारे पास, राइट? अगर हम इन सारी बातों को दोबारा से जगह पे कंबाइन करें तो हमारे पास क्या बन सकती है स्टूडेंट्स? जाहिर है इसकी मोर रिफाइंड डेफिनेशन। वो डेफिनेशन मेरे पास क्या है कि गैसियस एक्सचेंज एक ऐसा प्रोसेस है जिसके जरिए से हम ऑर्गेनिज्म को या सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं? ऑक्सीजन। और वो वाला ऑर्गेनिज्म अपने सेल्स के अंदर जाके क्या करेगा? सेल्स के अंदर जाके बात करूं एट सेलुलर लेवल, वो उस पर्टिकुलर ऑक्सीजन को यूज करेगा टू ब्रेक डाउन द फूड, टू ऑक्सीडाइज द फूड, and it will make CO2 and water, and most important thing is कि it will harvest energy out of it। ये बड़ी important जाहिर कि इस सेंस है इस पूरे चैप्टर का कि हम आखिर गैसेस एक्सचेंज क्यों कर रहे हैं? जाहिर है टू हार्वेस्ट एनर्जी फ्रॉम द मॉलिक्यूल्स। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो डिफरेंट मीडियम में हो सकता है। लुक एट दिस, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज एयर एंड अदर वन इज कॉल्ड एज वाटर। हम हवा में भी सांस ले सकते हैं और बहुत से जो एनिमल्स हैं वो वाटर के अंदर भी बहुत सक्सेसफुली रह रहे हैं। हमारा क्लेम ये है स्टूडेंट्स कि हवा में सांस लेना बेहतर है, बेहतर है देन रेस्पायरिंग इन वाटर। अब अगर हमारी ये वाली बात ठीक है तो हम लगा क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि व्हाई, ऐसा क्यों, राइट? तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोगों ने एक बात जिसे मैं रेड मार्कर से बोर्ड करके आप लोगों के लिए लिख रहा हूं वो अपने माइंड में जरूर रखनी है। वो क्या है स्टूडेंट्स? लुक एट दिस, मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग को मैं IMP के तौर पर लिख रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मैंने इसे ब्लॉक सर्कल भी कर दिया है और उसके ऊपर एक स्टार भी लगा दिया। वो बात क्या है माय डियर स्टूडेंट्स कि जो हमारे सेल्स हैं उनको O2 सप्लाई या ऑक्सीजन की सप्लाई या गेटिंग रेट ऑफ CO2 वो सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोसेस से मिलती है और उस पर्टिकुलर प्रोसेस का नाम क्या है? डिफ्यूजन। ये एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अब अगर आप लोगों को ग्रेड 9, 10 या उससे छोटी क्लासेस भी पता हो तो आपको पता होगा कि डिफ्यूजन क्या है। इट इज मियर मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन, राइट? और जब मैं किसी चीज को हायर कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करवाता हूं तो उस पर्टिकुलर केस में कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये मेरे पास एक छोटी सी टॉय कार है, डिंकी है, तो मैं अगर इसको स्लांट स्लैब के ऊपर छोड़ दूंगा तो यू नो वेरी वेल कि ये विदाउट एनी एनर्जी क्या करेगी? डाउन द ग्रेडियंट मूव कर जाएगी फ्रॉम अ हायर एल्टीट्यूड टूवर्ड्स अ लोअर एल्टीट्यूड, यानी कि ये बुलंदी से पस्ती की तरफ मूव करेगी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फ्यूल और एनर्जी। तो यही बात क्या है डिफ्यूजन में कि चीजें हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करती है। इस वाले केस में सबसे अहम बात यह है माय डियर स्टूडेंट्स कि नो यूज ऑफ ATP। इस वाले केस में ATP इस्तेमाल नहीं होती, राइट? तो फिर इसका मतलब क्या होगा मेरे पास कि अब जिस मीडियम में डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा वहां रेट ऑफ रेस्पिरेशन ज्यादा होगी और जहां डिफ्यूजन का रेट स्लो होगा जाहिर है वहां पे रेट ऑफ रेस्पिरेशन स्लो होगी और कॉन्सिक्वेंटली डिफिकल्ट भी होगी। तो इन सारी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम ये एक ग्राफ आपके सामने रखा हुआ है। नंबर 1 थिंग इज, सबसे पहली बात स्टूडेंट मेरे पास ये है कि अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट, तो पहला पॉइंट क्या है? कंटेंट। कितना कंटेंट है मेरी एयर में और मेरे कितने वाटर में।
तो इसके लिए मैंने एक ग्राफ बना के रखा हुआ है स्टूडेंट्स, यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे हम लोगों ने कंपेयर करना है दो चीजों, नंबर 1 एयर को और नंबर 2 वाटर। डिफ्यूजन के लिए कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होना जरूरी है। आप इमेजिन ये करें कि आप लोगों के पास 1 लीटर एयर है और आप लोगों के पास 1 लीटर ही वाटर है। मैंने कहा लिया स्टूडेंट्स 1 लीटर, ये भी 1 लीटर है और ये भी कितना लिया है मैंने 1 लीटर, राइट। अब 1 लीटर एयर में जो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है वो कितनी है, इतनी, दैट इज इक्वलेंट टू 200 ml, इतनी है, राइट। और अगर आप लोग वाटर की बात करें तो वाटर में ये सिर्फ 10 है, जस्ट समथिंग लाइक इट। नाउ यू कैन फील द डिफरेंस, इतना ज्यादा डिफरेंस है, इतना ज्यादा ग्रेडियंट है बिटवीन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन और CO2 इन एयर एंड वाटर, राइट। अब इतना ज्यादा जो डिफरेंस है यही क्या करेगा, इस पर्टिकुलर मीडियम में एयर सी ऑक्सीजन की मूवमेंट को बहुत रैपिड कर देगा और यही स्कार्स मींस बहुत कम क्वांटिटी, स्कार्स का मतलब स्टूडेंट्स कम, ये बहुत ही कम क्वांटिटी किस चीज की, ऑक्सीजन की लिमिटाइज करेगी, लिमिट कर देगी मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन को इन द वाटर। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि हमारी एयर में मूवमेंट ऑफ ऑक्सीजन CO2 ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें उनकी मिकदार ज्यादा है, और वाटर में कम क्यों है, क्योंकि उसमें मिकदार ही कम है। इस लीटर में कितनी आई, वाटर में एयर में कितनी थी 200 ml पर लीटर और वाटर में कितनी है जस्ट 10 ml पर लीटर, तो यू कैन सी द डिफरेंस। उसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 2 पे आप देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रेशन तो हो गई चेंज, डेफिनेटली यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ बहुत कम है। फिर फैक्टर नंबर 2 क्या है, रेट। नंबर 2 इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, नंबर 2 है। नंबर 1 मेरे पास क्या था स्टूडेंट्स, कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेस डेफिनेटली इन एयर एंड इन वाटर, ये हमने देखा। और हम देख रहे हैं क्या, नंबर 2 रेट। एक वाटर के अंदर जो गैस डिफ्यूज हो सकती है उसका रेट बहुत स्लो है, इट कैन डिफ्यूज ओनली 1 मिलीमीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर मैं एयर की बात करूं तो एयर में जो गैस है उसकी डिफ्यूजन का रेट 8000 टाइम ज्यादा है। इट इज इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर है जो आप लोगों की बुक में लिखी भी है कि जो एयर की निस्बत, सॉरी वाटर की निस्बत जो एयर है उसमें डिफ्यूजन 8000x है। Whenever we write x, आपने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा होगा कि x का मतलब होता है टाइम्स, तो 8000 टाइम एयर में गैसें तेजी से मूव कर सकती हैं एज कंपेयर टू वाटर। इसका मतलब ये होगा कि ऑक्सीजन की स्पीड अगर वाटर में 1 mm पर सेकेंड है तो एयर में 8 मीटर्स पर सेकेंड है। नाउ यू कैन सी कि हाउ क्विक इज द मूवमेंट ऑफ गैसेज इन एयर एज कंपेयर टू वाटर। अब हम देख रहे हैं अगला पॉइंट, वो है पॉइंट नंबर 3, राइट। डेंसिटी, जो मेरा वाटर है ये एज कंपेयर टू एयर कितना टाइम मोर डेंसर है, 8000 टाइम डेंसर है, राइट, 8000 टाइम्स डेंसर है, राइट। आई थिंक यू नो वेरी वेल व्हाट इज डेंसिटी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, कितने आ सकते हैं। तो जो मेरा वाटर है ये बहुत ज्यादा उसमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है एज कंपेयर टू एयर की। आप इसको यूं भी समझ सकते हो माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर एक प्लेन रोड हो और उस पर आपने साइकिल चलानी हो या आपने दौड़ना हो तो आप उसको आसानी से चला सकते हैं, दौड़ सकते हैं। लेकिन अगर बरसात का मौसम और हमारे पाकिस्तान में, हमारे प्यारे पाकिस्तान में उन सड़कों के ऊपर क्या खड़ा हो, पानी खड़ा हो, तो जाहिर है आप लोगों को साइकिल बहुत भारी लगती है, आप लोगों को चलना भी बहुत मुश्किल लगता है। तो सेम इज द केस हियर कि इस वाले केस में जब वाटर 8000 टाइम ज्यादा क्या हो गया है स्टूडेंट्स, डेंसर हो गया है, तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर मीडियम में मूवमेंट क्या हो जाएगी, बहुत मुश्किल हुई। जैसे कि आप लोगों को चलना मुश्किल हो रहा था। इसकी मिसाल एक और भी, आप में से वो खातिन हज़रात जो स्विमिंग कर चुकी है, जिनको स्विमिंग का अंदाजा है, दे नो वेरी वेल कि स्विमिंग पूल से निकलने के बाद
आपको दुनिया पे चलना बहुत लाइट फील हो रहा होता है, बिकॉज कि आप लोगों के मसल्स हैव एक्सर्टेड फोर्स अगेंस्ट व्हाट, अ डेंसर मीडियम। तो जो ही आप एयर में आते हैं, लाइटर मीडियम में आते हैं, तो आपको जमीन पे चलना बहुत आसान लग रहा होता है, राइट। आगे हम चलते हैं लास्ट पॉइंट की तरफ इस पर्टिकुलर टॉपिक की, और वो क्या है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है, गाढ़ापन। तो पॉइंट नंबर 4 है मेरे पास स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक के मुताबिक, एंड पॉइंट नंबर 4 इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है माय डियर स्टूडेंट्स? विस्कोसिटी का मतलब होता है गाढ़ापन, राइट। डेंसिटी का मतलब मेरे पास क्या है कि किसी यूनिट एरिया में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब अगर मॉलिक्यूल छोटे हैं, अगर ये ज्यादा है तो डेंसिटी कम होगी, और अगर मॉलिक्यूल मेरे पास ज्यादा है और उनका साइज भी बढ़े तो ज़्यादा विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो ये जो 8000 टाइम जो डेंसर वाटर है वो विस्कोसिटी को कितना इंक्रीज कर रहा है, तो आंसर इज 50 टाइम्स। तो जो मेरा वाटर है वो 50 टाइम्स मोर विस्कस है। अब आप ये इमेजिन करें कि अगर आप लोगों को मैं ये कहूं कि आप एक पानी में कश्ती चलाएं और फिर मैं आपसे ये कहूं कि आप शहद में कश्ती चलाएं, तो डेफिनेटली आपको अंदाजा होगा कि शहद में तो मूवमेंट बहुत ही डिफिकल्ट है, शायद नामुमकिन है। तो सेम इज अ केस हियर कि जब आपकी एयर को, आपकी गैसेस को मूव करना पड़ता है इन 50 टाइम्स मोर विस्कस मीडियम में, तो डेफिनेटली वो बहुत मुश्किल से मूव करते हैं। इन सारी बातों से मुझे पता चलता है माय डियर स्टूडेंट्स कि हमारी एयर क्यों बेटर है, किस से, वाटर से। नंबर 1 कि उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैसेज है वो ज्यादा है। नंबर 2 कि उस पर्टिकुलर मीडियम में जो गैसों की मूवमेंट की स्पीड है वो ज्यादा है। फिर हमने ये देखा कि मूवमेंट ज्यादा होने की रीजन क्या है। तो पहले मैंने बोला कि जो मेरे पास वाटर है वो डेंसर मीडियम है, और फिर आखिर में मैंने बोला कि जो वाटर है वो एक विस्कस मीडियम है। तो इन सारी बातों की वजह से इट इज वेरी इजी टू रेस्पायर इन एयर एज कंपेयर टू कैरिंग आउट रेस्पिरेशन इन aqueous medium. I hope you got the concept, and now we want to move to the next concept, and that is the gaseous exchange in what? Plants. So let's move to the next part. Yes my dear students, हम स्टार्ट करने वाले हैं gaseous exchange in plants, और इसके लिए सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही है कि why plants need an exchange, right? You know very well कि प्लांट को क्यों जरूरत है। आपका क्या ख्याल है कि प्लांट तो ऑटोट्रॉफ्स है, they can make their own food, वो तो अपनी फूड खुद बना रहे हैं, राइट। लेकिन आपको ये वाली बात भी याद होगी माय डियर स्टूडेंट्स कि मैंने आप लोगों से लास्ट लेसन के स्टार्ट में आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट, बायोएनर्जेटिक्स के लेक्चर की बात कर रहा हूं, राइट, जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर पढ़ाया था। उस लेक्चर में मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था कि प्लांट्स हैव गॉट डुअल सिम लाइक कैरेक्टर, यानी कि वो रेस्पायर भी कर रहे हैं और नंबर 2 पे वो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं। मत इमेजिन करें, मैं लास्ट में आपको ये बात समझाई थी, नेवर इमेजिन कि प्लांट्स कैन यूज सनलाइट डायरेक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर गोइंग टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड देन लाइक एनिमल्स these particular plants will carry out what? Oxidation of that chemical energy, that is the glucose। और जब वो ग्लूकोज बन जाएगा स्टूडेंट्स मेरे पास, तो फिर हम उस ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करेंगे। ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या करेंगे, एनर्जी ऑब्टेन होगी। एंड यू नो द इक्वेशन फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट इज C6H12O6 plus O2 give us CO2 plus water plus energy। तो प्लांट्स भी एनर्जी की प्रोडक्शन के लिए किस पे डिपेंड कर रहे हैं? यस, यू 100% राइट, ऑन रेस्पिरेशन। तो इसका मतलब ये होगा, मैंने आपको अभी इसी लेक्चर के पहले पार्ट में बात बताई थी कि प्लांट्स भी बहुत सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, और हर एक्टिविटी किस पे बेस कर रही है, एनर्जी पे। और एनर्जी बेशक कब बनेगी, जब हम ग्लूकोज ऑक्सीडाइज करेंगे। तो फिर दोबारा लास्ट टाइम रिइंफोर्स कर रहा हूं कि प्लांट्स ग्लूकोज बना सकते हैं, हम नहीं बना सकते। लेकिन ये मत सोचें कि प्लांट्स ग्लूकोज से एनर्जी डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं। नो, दे हैव टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, दे हैव टू ऑक्सीडाइज द फूड, दे हैव टू बर्न द ग्लूकोज, एंड देन दे विल ऑब्टेन एनर्जी, राइट। सो ये है मेरे पास नीड ऑफ एक्सचेंज। अब अगली बात यह है कि क्या प्लांट्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन है? तो आंसर इज नो। आंसर इज नो, बिग नो, राइट। तो क्या सारे एनिमल्स के पास ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन है? तो आंसर इज अगेन नो। स्पेशल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन तो हायर एनिमल्स में होते। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर करें इस अमीबा को।
ये तो बेचारा एक सेल पे कंसिस्ट कर रहा है। जब वो एक सेल पे कंसिस्ट कर रहा है तो उसको किसी खास सिस्टम की जरूरत ही नहीं, बल्कि तो बेचारा है ही एक सेल पे कंसिस्ट कर रहा, तो फिर हमें प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम स्पेशल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ हायर एनिमल्स में नजर आएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो इसलिए हमने यहाँ पर ये बात कैटेगोरिकली आप लोगों की बुक में लिखी है कि प्लांट्स डोंट हैव स्पेशल ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन एज दे आर फाउंड इन अनलाइक हायर एनिमल्स। हायर एनिमल्स के पास ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होता है, लेकिन प्लांट्स के पास और लोअर एनिमल्स के पास कोई स्पेशल ऑर्गन ऑफ गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। राइट, अब हम देख रहे हैं कि क्या पौधों के पास वाकई कोई ऑर्गन नहीं है, तो हम एक आर्गुमेंट के तौर पे कह सकते हैं कि जनाब हमारे पास जाइलम फ्लोएम तो है। राइट, हमारे पास प्लांट्स में जाइलम भी है और हमारे पास प्लांट में फ्लोएम भी है। तो क्या ये वाले दो वेरी स्पेशल स्ट्रक्चर्स दे आर नॉट डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रीब्यूशन फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैस? तो आंसर इज यस, दे हैव नो रोल एट ऑल। दे हैव नो रोल इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इनके पास तो कोई रोल ही नहीं है, किसके लिए? एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, नो रोल एट ऑल। मैंने कैटेगोरिकली यहां पर एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन भी डाल दिया है ताकि आपको याद रहे। तो फिर कौन सी चीज है प्लांट के लिए जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्पफुल हो सकती है? तो उसका आंसर है मेरे पास लीव्स। राइट, उसका आंसर मेरे पास क्या है? लीव्स। अब आपने ये बात याद रखनी है कि प्लांट बॉडी का हर एक सेल अपनी जरूरत के मुताबिक डायरेक्टली O2 एब्जॉर्ब कर सकता है और CO2 गिव ऑफ कर सकता है, लेकिन जैसे हमारी बॉडी में ब्लड और लंग्स सिस्टम प्रेजेंट है, कैपिलरीज प्रेजेंट है, ऐसी कोई चीज प्लांट में प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन लीव्स, बिल्कुल आपको याद होगा मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों के लिए एक डायग्राम बनाई थी कि सबसे ऊपर हमारे पास क्या होती है? क्यूटिकल, और उसके नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या थे? एपिडर्मिस की लेयर थी, बहुत डिटेल से डिस्कस हुई आप लोगों के साथ। और फिर इसके नीचे मेरे पास फिंगर लाइक सेल्स और जिनके दरमियान में जो स्पेसेस थी वो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर थी, एंड दीज सेल्स दे वर हैंगिंग परपेंडिकुलर टू द अपर एपिडर्मल सेल्स, और हमने नाम दिया था इसको व्हाट? पैलिसेड मेसोफिल का। मैं सिर्फ यहाँ पे इस वक्त पैलिसेड मेसोफिल के नाम सिर्फ एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं। फिर हमने देखा कि इसके नीचे हमारे पास लूजली पैक्ड सेल्स, और ये जो लूजली पैक्ड सेल्स थे दे वर कॉल्ड एज व्हाट? स्पंजी मेसोफिल सेल्स। और मैंने आपको बताया था कि स्पंजी मेसोफिल सेल्स की जो सबसे अहम खूबी है वो ये कि इनके दरमियान में यहाँ पे क्या होते हैं? लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं। ये यहाँ देख लें आप लोग, इसको देख लें आप लोग, इस कैविटी को देख लें। सो दीज ऑल आर इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये इंटरसेलुलर स्पेसेस को हम एक और नाम भी देते थे, आपको याद होगा, उसका नाम क्या था? उसका नाम क्या था स्टूडेंट्स? एयर चेंबर। राइट, ये बड़ी वाइटल जगह है किसके लिए? लीफ के लिए। फिर आपको ये वाली बात भी याद होगी कि हमने यहां पर यह बात की थी कि इस पर्टिकुलर प्लांट की लोअर एपिडर्मिस में कुछ स्पेशलाइज्ड किस्म के बीन शेप सेल्स थे। यस, वेरी वेल डन माय डियर स्टूडेंट्स। उनका नाम मेरे पास क्या था? गार्ड सेल्स। और आपको याद होगा कि इन पर्टिकुलर गार्ड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट थे? होल्स। और आपको याद है कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी उन होल्स को ब्लैक कर दिया था, और ये जो होल थी नाम क्या था मेरे पास? यस, वेल डन, स्टोमेटा। ये स्टोमेटा थे। अब जो स्टोमेटा हैं ये कहां प्रेजेंट होते हैं? बिल्कुल, आपने एक बात तो 100% ठीक बात कर दिया कि ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। राइट, वेरी गुड, वेल डन। एनी अदर गेस? आप में से कोई और आप बताएं। यस, परफेक्ट, आपने बिल्कुल ठीक बात। अगर आप लोग क्या देखें, कोई यंग स्टेम देखें तो आप लोगों को यंग स्टेम की सरफेस पे भी क्या मिल सकते हैं? वेरी राइटली सेड, स्टोमेटा मिल सकते हैं। लेकिन आपकी सारी फोकस यंग स्टूडेंट्स सिर्फ यंग ब्लड पर ही क्यों है? वाई यू नॉट कंसिडरिंग अबाउट एन ओल्ड ऑर्गेनिज्म?
तो इस ओड ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या है, बिल्कुल आपने याद रखना है ये वाली बात कि ये जो मेरे पास एक ओल्ड प्लांट है उसके स्टेम पे स्टोमेटा नहीं होते, ओल्ड प्लांट के स्टेम पे स्टोमेटा नहीं होते। तो फिर ओल्ड प्लांट में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने स्टोमेटा की जगह पे क्या रख दिया, तो आंसर इज कॉर्क टिश्यू। क्या रख दिया स्टूडेंट्स, कॉर्क टिश्यू रख दिया। और इस कॉर्क टिश्यू के अंदर लुक एट दिस इमेज, इस इमेज आपको नजर आ रहा है कि ये कॉर्क टिश्यू है। तो कॉर्क टिश्यू के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, लेंटी सेल्स, और ये पर्टिकुलर लेंटी सेल्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई और CO2 से निजात देते हैं ओल्ड प्लांट को, राइट। तो स्टोमेटा और उसके सब्स्टिट्यूट की हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली कि ये वो जगह हैं जहां से प्लांट्स अपने ऑक्सीजन ले सकते हैं और CO2 को गिव ऑफ कर सकते हैं, राइट। अब देखना मैंने ये है स्टूडेंट्स कि अगर हम किसी ऑक्सीजन को या CO2 को मूव करते हैं तो उसका मेरे पास रूट क्या होगा, रास्ता क्या होगा। तो उसके लिए हम छोटी सी एक स्कीम बना लेते हैं, यू नो वेरी वेल कि सबसे पहले ये मेरे पास एयर है, एयर में से CO2 या ऑक्सीजन इट विल गो थ्रू द स्टोमेटा, ये स्टोमेटा में से गुजरेगी और स्टोमेटा से गुजरने के बाद इट विल लीड टू द एयर चेंबर्स, ये एयर चेंबर्स में चली जाएगी और एयर चेंबर्स में मैंने आपको बोला क्या नजर आएंगे हमें, ये वाले सेल्स। लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल्स में पढ़ा था, लास्ट लेसन में, दैट वाज बायोएनर्जेटिक्स, उसमें कि यहाँ पे क्या है, बेसिकली लार्ज वैक्यूल्स हैं और उनके साइडों पे साइटोप्लाज्म में किसकी बात हो रही है, मेसोफिल सेल्स की। तो एयर चेंबर में से एयर विल गो ऑन, मैंने वर्ड यूज किया है ऑन, राइट, ऑन द सरफेस ऑफ वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लिख रहा हूं मैं, सरफेस ऑफ द सेल वॉल्स ऑफ मेसोफिल सेल्स। तो ये मेसोफिल सेल की सेल वॉल की सरफेस के ऊपर पहुंच जाएगी। अब हमने आपको मूव करवाना है इस पर्टिकुलर स्टार से इस स्टार पे। अब यहां पे आएगा रोल ऑफ वाटर, जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात है। लुक, मैं आप लोगों के लिए यहां पे एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। लुक एट दिस कि ये मेरे पास एक प्लांट सेल, इट मे बी अ पैलिसेड मेसोफिल सेल, और यू नो इसके सेंटर में क्या था, बहुत ही बड़ा सा वैक्यूल। ये जो ड्रॉ की है मैंने ब्लैक, इफ इट इज अ सेल मेम्ब्रेन तो यू नो कि इट इज अ सेमी परमिएबल। और अगर मैं इसके गिर्द ये ड्रॉ कर रहा हूं एक बहुत ही मोटी सी सेल वॉल, समथिंग लाइक इट, ये सेल वॉल है, इसको लेबल कर रहा हूं सेल वॉल, तो इट इज ऑलवेज मॉइस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने एक वर्ड यूज किया है मॉइस्ट। मॉइस्ट का मतलब है कि देयर इज अ वेरी फाइन थिन फिल्म ऑफ वाटर, इट इज नॉट फ्लडेड विद वाटर। ये तो इसके ऊपर एक बहुत ही फाइन सी फिल्म है, किस चीज की, वाटर की। अ फाइन फिल्म, फिल्म का मतलब स्टूडेंट्स तह, एक दबी सी पतली सी तह, अ फाइन फिल्म ऑफ वाटर। होगा क्या माय डियर स्टूडेंट्स कि ये वाली ऑक्सीजन जो एयर चेंबर में आई वो अपने आप को पहले इस लेयर में डिसॉल्व करेगी और डिसॉल्व करने के बाद ये सेल मेम्ब्रेन में से गुजर के इस पर्टिकुलर सेल के साइटोप्लाज्म में चली जाएगी और फिर ये वाला सेल क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, और रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगी, जाहिर है CO2। वो वाली CO2 अब रिवर्स प्रोसेस लगाएगी, वो वाली CO2 पहले इस लेयर में डिसॉल्व होगी और फिर इस लेयर से बाहर चली जाएगी और फिर जाहिर है यहां से CO2 रिवर्स गियर लगाती हुई क्या करेगी, एयर में निकल जाएगी, राइट। तो ये है हमारे इस पर्टिकुलर एयर के थ्रू इस पर्टिकुलर लीफ के सेल्स में ऑक्सीजन जाने का रास्ता या CO2 जाने का रास्ता और या फिर O2 बाहर निकलने का रास्ता, दोनों बातें की जा सकती हैं बिकॉज यू नो प्लांट्स हैव गॉट अ डुअल सिम लाइक कैरेक्टर। ये जो स्टोमेटा है हमारे स्टूडेंट्स, ये हमारे लीफ का, आपको याद है लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि ये हमारे लीफ का जस्ट 1 to 2% एरिया कवर करते हैं। मैंने आपको वहां पे भी बात कही थी कि आप अपनी इतनी बड़ी ह्यूज बॉडी को देखें तो उसके अंदर लंग्स कितने हैं, बहुत छोटे से हैं,
वो बहुत छोटे से लंग्स आपकी पूरी बॉडी को O2 सप्लाई कर रहे हैं। सेम इज द केस हियर कि एक पर्टिकुलर लीफ के जस्ट 1 to 2% एरिया वाले जो पोर्स हैं वो सारे के सारे लीफ की O2 और CO2 डिमांड को क्या कर रहे होते हैं, फुलफिल कर रहे होते हैं, पूरा कर रहे होते हैं, राइट। और अगर आप इसको किसी और रेफरेंस से देखें तो आप लोगों की बुक में क्या मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों के टोबैको लीफ के अंदर, टोबैको लीफ की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर अबाउट 12,000 स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं पर व्हाट लीफ। अब ये 10,000 स्टोमेटा आप लोगों के लीफ के, मैं बात कर रहा हूं लीफ की, आप लोगों के लीफ के 40% एरिया में पाए जाने वाले एयर चेम्बर्स को क्या सप्लाई करते हैं, जाहिर है गैसेस एज पर नीड। और फिर ये वाली जो गैसेस हैं दे विल डेफिनेटली गो टू द सेल्स, दे मे बी हेल्पफुल फॉर कैरिंग आउट व्हाट फोटोसिंथेसिस और दे मे बी वेरी वेरी यूजफुल टू कैरी आउट व्हाट द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। आप लोगों के प्लांट में फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, रेस्पिरेशन भी हो रही है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या प्लांट डे टाइम पे भी सांस ले सकते हैं, मींस दे आर एबल टू कैरी आउट प्रोसेस ऑफ फोटो रेस्पिरेशन और नॉट, और अगर हो सकती है तो कैसे होगी, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और टिल दैट टाइम टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ग्रेट पेरेंट्स। और मैं हमेशा बोलता हूँ अपने इर्द गिर्द आसानियां पैदा कीजिए और जो कंसेप्ट आपको आता है और लोगों से भी शेयर करें। इल्म वो शमा है जो जलने से मजीद रोशन होती है, इससे आपको कुछ भी नहीं जाएगा, बल्कि अगर आपके कॉन्सेप्ट में कहीं प्रॉब्लम होगी तो आपको वो रिफाइन करने में भी हेल्प होगी, राइट। सो शिकवाए जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की शम्मा तो जलाते जाते। अल्लाह हाफिज।